नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबर पर। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में प्याज और आलू सहित बागवानी फसलों की उपज 4% बढ़कर 28.07 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है। वर्ष 2013-14 में फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों सहित कुल बागवानी उपज 26.88 करोड़ टन रही थी और रकबा 2.36 लाख हेक्टेयर रहा था। सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक 2014-15 में बागवानी फसलों का रकबा 243 लाख हेक्टेयर रहा। आंकड़ों के मुताबिक बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से आगे निकल गया है। 2014-15 में खाद्यान्न का उत्पादन 26.43 लाख टन अनुमानित है। पोषक अनाज होने के बावजूद बाजरा और उसके समूह के अन्य मोटे अनाजों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। खरीद और मूल्य समर्थन नीतियां सही न होने की वजह से बाजरा और अन्य मोटे अनाज किसानों के खेतों से गायब होते चले गए। नियमित रूप से बाजरे जैसे मोटे अनाज का उपभोग करने वाले लोग भी अन्य अनाजों का रुख कर चुके हैं। इसकी प्रमुख वजह सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के जरिए गेहूं और चावल का वितरण किया जाना है। बाजरा समूह के अनाजों में ज्वार बाजरा और रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सावन और कुटकी जैसे अनाज शामिल हैं। ये दमदार सूखे को रोकने और गर्मी से बचाव करने वाली फसलें हैं जो आमतौर पर कीटों और रोगों की शिकार नहीं होती हैं। खास बात यह है कि ये फसलें बारिश पर निर्भर खेतों में उपजाने के लिए उपयुक्त हैं। इससे भोजन और चारा दोनों ही मिलते हैं और इसे उपजाने के लिए अधिक मेहनत और पैसे की भी जरूरत नहीं होती है। पोषण के लिहाज से बाजरा फाइबर, खनिज और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का महत्वपूर्ण स्रोत है। बाजरे में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फॉलिक एसिड और राइबोफ्लेविन जैसे वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सर्वाधिक अंश होता है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने अपने हाल में ही पेश किए गए नीतिगत पत्र में मध्यावधि भोजन योजना और अन्य भोजन आधारित कल्याण कार्यक्रमों में बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सिफारिश की है। शहरों या शहर से सटे इलाकों में कृषि उत्पादों के उत्पादन को किसानों की भाषा में पेरी अर्बन कृषि कहा जाता है और दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसकी लोकप्रियता का आलम है कि कुछ देशों में तो इसे शहरी योजना का हिस्सा बना लिया गया है। इस प्रकार की खेती के अनगिनत लाभ हैं और यह पर्यावरण के लिए लाभदायक होने के साथ ही खेतों से आने वाली ताज़ा फसल की आपूर्ति भी बढ़ाती है। खाद्य पदार्थों के दाम में आने वाली जबरदस्त तेजी पर काबू पाने के लिए भारत भी अपनी लंबी अवधि की नीतियों में से शामिल कर ये लाभ उठा सकता है। शहरों में छोटे पैमाने पर होने वाली खेती जैसे रसोई के बाहर और छत पर बगीचा बनाना, मकानों के पिछले हिस्से में पशुपालन करना भी शहरी और पेरी अर्बन खेती का ही एक रूप है और इसे प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। हालांकि इसका दायरा सीमित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने धान की जड़ में लगने वाले गांठ रोग का इलाज खोज निकाला है। यह रोग धान के पौधे को नष्ट कर देता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस फार्मूले से इलाज करने से 14 से 32% तक उत्पादन भी बढ़ना तय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक शोध को पेटेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। धान की खेती में 2 तरीके के रोग लगते हैं, पत्तियों पर फफूंदी और जड़ में गांठ। फफूंदी की पहचान आसान है, लेकिन जड़ की गांठ की पहचान कर पाना मुश्किल होता है। गांठ रोग में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। 6 साल के शोध के बाद यह पाया गया है कि नर्सरी तैयार करने से पहले ही धान के बीज पर कुछ खास रसायनों के लेपन से यह रोग नहीं लगता है। शोध टीम के मुताबिक बीज को पहले भिगोते हैं, फिर गुड़, शीरा आदि के घोल में फोरेट और फ्यूराडान का प्रयोग करते हैं। अगर पौधे की जड़ में गांठ रोग पहले से है तो रोपने से पहले जड़ों को फ्यूराडान 200 ppm का घोल लगाया जा सकता है। रोग अगर काबू में ना आए तो खेत में फोरेट या फ्यूराडान का घोल प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलोग्राम छिड़कने से रोग नहीं लगता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि छिड़काव के वक्त खेत में पानी ना हो और मिट्टी कीचड़नुमा हो। अच्छे रखरखाव, उन्नत प्रजातियों और उपयुक्त कृषि तकनीक को अपनाकर लौकी की बेमौसमी खेती से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। लौकी की कुछ संकर प्रजातियां जैसे नुनहेम्स गौरी, नरगिस, नरेंद्र संकर लौकी 4 और पूसा हाइब्रिड 3 बेमौसम में भी फायदेमंद साबित हो सकती है। मध्य जुलाई से अगस्त के अंत तक लौकी की बुआई की जा सकती है। इस अवधि में अगेती जाड़े की खेती के लिए लौकी की बुआई की जा सकती है। इस फसल के उत्पाद का मूल्य अधिक होने के कारण किसानों के लिए ये खेती लाभप्रद साबित हो रही है।
लौकी की खेती के लिए मुक्त परागित प्रजातियों का 3 से 4 किलोग्राम बीज, जबकि संकर प्रजातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए उपयुक्त होता है। अच्छे जल निकास वाली, जीवाश्म से भरपूर बलुई दोमट मिट्टी अधिकतम पैदावार लेने के लिए उपयुक्त होती है। खेत की अच्छी तरह जुताई करके और पता चलाकर मिट्टी को भुरभुरा और नरम बना लेना चाहिए, जिससे बीज का अंकुरण और पौध की बढ़वार बाधित न हो। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताज़ा मंडी भावों की। आज सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1660 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1640 रुपये, आगरा की मंडी में 1650 और आजमगढ़ की मंडी में गेहूं का भाव 1620 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बात अगर हम चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2170 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 2100 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2200 और आजमगढ़ में चावल का भाव 2050 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अगर बात हम चने की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में चना 3580, कानपुर में 3450, आगरा में 3400 और आजमगढ़ की मंडी में चने का भाव 3480 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में सरसों 3340 रुपये, कानपुर में 3120, आगरा में 3245 और आजमगढ़ की मंडी में सरसों का भाव 3265 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नज़र डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 1630 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1550, आगरा में 1620 और आजमगढ़ में टमाटर 1590 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1725 रुपये, कानपुर में 1780, आगरा में 1800 और आजमगढ़ में 2050 रुपये प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा। बैंगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैंगन 1180, कानपुर में 1230, आगरा में 1200 और आजमगढ़ की मंडी में बैंगन का भाव 1175 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नज़र आलू के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1630 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1610, आगरा में 1660 और आजमगढ़ की मंडी में आलू का भाव 1585 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नज़र गुड़ के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में गुड़ का भाव 2880 रुपये, कानपुर में 3000, आगरा में 2940 और आजमगढ़ की मंडी में गुड़ का भाव 3070 रुपये प्रति क्विंटल रहा। फलों में आम के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में आम 1850 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1940, आगरा में 1860 और आजमगढ़ में आम के औसत भाव 1950 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के एपिसोड में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ और मंडी भाव। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा
इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचारों के बाद कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि जब बरसे तब बांधो क्यारी, बड़ा किसान जो हाथ कुदारी। भाइयों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित होती है और इस वर्ष मानसून देर से आया है और वर्षा भी कम हो रही है। तो इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी फसल बोनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से ऐसे कृषि कार्य करने चाहिए ताकि फसल को कोई भी नुकसान ना हो और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त हो। इसलिए आज जो हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं वो विषय है मानसून आधारित कृषि कार्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी जी। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि इस समय बरसात जो है एक तो देर से हो रही है और दूसरा जो है हमारे किसान भाई बहुत चिंतित हैं, तो इस वक्त क्या करना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि मानसून जो है वो 15 जून को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, लेकिन इस वर्ष 2 सप्ताह बाद अर्थात मतलब 30 जून के बाद ही प्रवेश किया। और बारिश 2 हफ्ता बहुत विलंब नहीं होता, लेकिन मानसून बहुत कमज़ोर मानसून आया है इस वर्ष। अभी तक की जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर मानसून की है। इसमें चिंतित होने की बात बहुत सही आपने बताई। तो मैं किसान भाइयों से ये पहले बताना चाहूँगा कि अभी आगे आने वाली स्थिति क्या रहेगी वो भी, लेकिन अब बहुत चिंतित की बात नहीं है। अगले सप्ताह में पूरी बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसून बंगाल की खाड़ी में मानसून का दबाव बन चुका है और ये कल परसों से ही पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश कम थी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पिछले सप्ताह बारिश हुई है वो बहुत पूर्ण थी। उससे किसान थोड़ा परेशानी उनको कम रही होगी, लेकिन विलंब से आने के कारण रोपाई कार्य बहुत प्रभावित हुआ किसानों का। जहां पर अब तक 70% जो है रोपाई हो जानी चाहिए थी, किसी तरीके से किसान जो है 50% भी रोपाई अभी नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से किसानों की चिंता का विषय है। और उनकी जो नर्सरी होती है, नर्सरी का हम लोग जो बताते हैं किसान भाइयों को कि 25 दिन से ज़्यादा की नर्सरी नहीं होनी चाहिए। 20 से 25 दिन की जब नर्सरी हो जाए तब उसको रोपाई कर देना चाहिए। किसान भाई जो पहले जो है पहले सप्ताह में जून के नर्सरी डाले होंगे वो अब 40 दिन की नर्सरी पहुंच गई। और वो 50 दिन की नर्सरी लोगों की पहुंचने वाली है। ऐसे में वो नर्सरी का कोई उपयोगिता नहीं पर बन पाएगा। पानी बरस भी जाए, अगले सप्ताह ही बरस जाए या पिछले सप्ताह बरसाता, तो उनके लिए चिंता का विषय है। तो पहली सावधानी जो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि जो नर्सरी 30 दिन से ज़्यादा हो गई है उसकी रोपाई करें, लेकिन उसके ऊपर चोटी को काट दें। चोटी काट देने से 2 फायदे हो गए। एक तो उसमें हिस्पा कीट जो लगता है, कीड़े लगते हैं वो रुक जाते हैं, और दूसरी है उसको सावधानी हो जाती है उसको रोपाई करने में। तो अगर उनके पास नर्सरी दूसरी नहीं है तो मतलब रोपाई करते समय चोटी को जरूर काटें, उसको काट दें। और बारिश जो होने वाली है जैसा मैं बता रहा हूँ उसमें वो युद्ध स्तर पर जो है रोपाई कर दें बिना किसी विलंब के। आप बहुत विलंब हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है, अगर उनके पास नर्सरी नहीं है
वो अभी भी नर्सरी डाल के काम कर सकते हैं सीरी मेथड से या SRI मेथड से। एक तरीका, वो 8 से 10 दिन की नर्सरी ही होती है, उसकी रोपाई कर देते हैं। वो नर्सरी जो है 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो उसकी नर्सरी पड़ती है, और 100 वर्ग मीटर में 10 मीटर बाय 10 मीटर में 1 वर्ग मीटर के 1 हेक्टेयर की नर्सरी तैयार हो जाती है 8 से 10 दिन में। तो दूसरी सावधानी ये है, अगर नर्सरी नहीं है उनके पास तो ये नर्सरी अब जो है SRI मेथड से कर सकते हैं इस समय विलंब की स्थिति में। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ हैं, आप धान की, जैसे आप नरेंद्र 97 है, बारानी दीप है, शुष्क सम्राट है, ये सब वैरायटी जो अभी हैं इसकी सीधी बुआई कर दें। अब उसको अगर नर्सरी न डालें तो ऐसी स्थिति में चूंकि विलम्ब हो चुका है, तो उसके लिए आप जो है किसान भाइयों की ये मेरी सलाह है कि उसकी सीधी बुआई कर दें, लाइन से इसकी सीधी बुआई कर दें, और वो जो है आपका जो है पानी के कम स्थिति में, विलम्ब की स्थिति में वो पूरा कर देगा। सूखे की स्थिति से और निपटने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? हाँ, सूखे की स्थिति से किसान भाइयों के लिए अगर मान लीजिए फिर भी खेत खाली रह जा रहा है, तो मैं तो ये आगे के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानसून की स्थिति जुलाई में तो उचित है, कोई ज़्यादा पानी की कमी नहीं है, लगभग सामान्य से 13% कम पानी है जुलाई के लिए। लेकिन आगे आने वाले समय में पानी, जैसा कि पहले से बताया जा चुका है, इस वर्ष मानसून कम रहेगा। ऐसी स्थिति में दलहनी फसलों को, तिलहनी फसलों को और मोटा अनाज का मतलब सावा, कोदो, ये बहुत ज़रूरी है, तिल, इन चीज़ों की बुआई किसान भाई अवश्य करें। मुख्य रूप से दलहनी फसल में अरहर तो पहले से बुआई हो रही है, जो उसके लिए शीघ्र पकने वाली प्रजातियां तो पहले ही बोई जा चुकी होंगी। अब जो बोने का समय है वो देर से पकने वाली प्रजातियां हैं, जैसे नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, बहार, अमर, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो देर से पकने वाली प्रजातियां, लंबी अवधि की प्रजातियां हैं, वो इनकी बुआई सुनिश्चित करें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो है उसको लाइन सोइंग करें, मेड़ पर। अरहर की जो बुआई करें वो मेड़ पर करें, मेड़बंदी करें, तो उससे क्या होगा। और तीसरी चीज़ ये होगी कि उसके साथ अगर मिश्रित खेती करें तो और उचित होगा। डॉक्टर साहब, मेड़ पर करने से क्या ज़्यादा फायदा होगा? ज़्यादा फायदा ये होगा कि अगर किसी समय ज़्यादा बारिश हो गई तो दलहनी फसलों को पानी की कम जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होगा, तो पानी नाली में अगर मेड़ पर रहेगा तो नाली में जो है पानी भरा रहेगा, मेड़ से बचा रहेगा। और अगर कम पानी की ज़रूरत है तो आपका उस नाली के पानी से वो उसको थोड़ा बहुत सोख करके वो आगे बढ़ जाएगा। उससे पानी में ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा तो वो ख़राब नहीं होगा, पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। और तो एक तो मेड़बंदी कर दें, और दूसरे मिश्रित खेती उर्द के साथ, मूंग के साथ करें। उर्द मूंग का भी टाइम आ गया बुआई का, अगले सप्ताह से उर्द मूंग की बुआई प्रारंभ कर सकते हैं किसान भाई। तो उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि मुख्य रूप से जो उपरहर खेत हैं या जो खेत खाली बिल्कुल नहीं छोड़ें किसान भाई, तो अरहर के साथ जो है उर्द मूंग की भी खेती, मिश्रित खेती कर सकते हैं। 2 लाइन अरहर की और 1 लाइन मूंग की, इस तरह से मिश्रित खेती करें। ये बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे पास समय कम है, तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इस मौसम में और कृषि से जुड़े क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं? और कृषि कार्यों में जैसे चारा पशुओं के लिए भी अभी तो बहुत है, इसके साथ सावा, कोदो, तिल, ये जो है ये सब तो बुआई करें खेती के बारे में। लेकिन पशुओं के बारे में मैं आपको बता दूं, पशुओं के लिए भी चारा का जो है, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, चरी हो, मक्का हो, लोबिया हो, ये चारे की फसल बहुत ज़रूरी है। फॉडर बैंक जिसे हम लोग कहते हैं कि किसान भाई सूखे की स्थिति के लिए चारे की स्थिति विषम परिस्थिति आने वाली है। अगर तो ऐसे में उसका साइलेज बना लें, चारा जरूर रिजर्व कर लें अपने खेती उनके लिए, पशुओं के लिए। उसको साइलेज बनाते हैं काट करके, उसको जैसे कंपोस्ट बनता है ऐसे ही चारा का काट करके उसको दबा करके और उसको साइलेज बना लेते हैं। जब सूखे की स्थिति आती है तो वो साइलेज निकाल के पशुओं को खिलाया जाता है दाने के साथ में। तो एक तो ये कर दें। दूसरी चीज़ ये है, अगर जहाँ बारिश कम हो रही है, मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल बारिश कम हो गई, केवल 30% बारिश अभी तक हुई है सामान्य वर्षा का, बहुत भयानक स्थिति वहाँ पर है। वहाँ के लिए मैं पशुओं के मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि वो चारा का जो है उसको जब काट के डायरेक्ट न खिलावें, क्योंकि उसमें HCN की मात्रा आ जाती है, हाइड्रोजन साइनाइड की, और वो विषैला होता है। तो इसलिए चारा काट करके उसको सुखा करके, धुल करके, सुखा करके
तब भूसे के साथ मिला के खिलावें, तब उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं होगी। साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान सामान्य रहा। वायु दिशा पूर्वोत्तर से दक्षिणोत्तर तथा गति लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। कुछ क्षेत्रों में भारी तथा कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा हुई। अधिकतम आर्द्रता 92% दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में पूर्वी तथा मध्य उत्तर प्रदेश में हवाएं दक्षिण पूर्वी व पूर्वी चलने की संभावना है, जिनकी गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी तथा प्रदेश के शेष अंचलों में मध्यम एवं कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। किसान भाइयों, शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि सभी खड़ी फसलों तथा वर्षाकालीन सब्जियों की खेती में सिंचाई करते रहें तथा खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखें। धान की रोपाई उन्हीं क्षेत्रों में करें जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। धान के खेत में अधिक पानी न भरा रहने दें। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमियों के प्रकोप की संभावना हो वहां धान की फसल ना उगाएं। किसान भाई अपने खेतों की मेड़ों को बनाने का कार्य शीघ्र समाप्त करें। बेड़े चौड़ी तथा ऊंची बनाएं। अरहर, मूंगफली तथा तिल की बुवाई प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र संपन्न करें। अरहर की बुवाई मेड़ों पर करना लाभप्रद है। केले के फल वाले पौधों में स्टैकिंग का प्रबंध करें तथा एक तलवार पत्ती को छोड़कर शेष पत्तियों की कटाई का कार्य करें। बैंगन व मिर्च के तैयार पौधों की मेड़ों पर रोपाई करें तथा सीताफल, करेला व टिंडा की बुवाई करें। कम अवधि व कम पानी आवश्यकता वाली सब्जियों जैसे मूली, पालक, लौकी, तरोई, भिंडी, लोबिया आदि की बुआई करें। आम के बाग में पछाती फसलों जैसे चौसा, तैमुड़िया, सफ़ेदा आदि फलों की तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग तथा विपणन का कार्य करें। गन्ने की खेती में चोटी बेधक कीट की निगरानी व नियंत्रण हेतु यौन गंध पारा का प्रयोग करें। यह मौसम नींबू में कंकर रोग फैलाने हेतु अनुकूल है, अतः इसकी रोकथाम हेतु उचित उपाय करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।